अच्छा, ये जो जाति व्यवस्था थी इसको चैलेंज कहीं नहीं मिलता है। अंग्रेजों के आगमन से पहले तक कभी भी इसको चैलेंज नहीं मिलता। उसका मेन कारण क्या था कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्राइमरी सेक्टर, वह प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर आधारित थी। अब अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि। तो कृषि के ऊपर आधारित समाज कैसा था? ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, पारंपरिक समाज था। दो शब्द आते हैं, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। पारंपरिक का मतलब क्या है? पारंपरिक का मतलब सामाजिक रूप से भी होता है, राजनीतिक रूप से भी होता है और आर्थिक रूप से भी होता है। इसको ही क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले आर्थिक रूप से बात करेंगे कि पारंपरिक समाज आर्थिक रूप से कैसा होगा? पुराना समाज जिसका मुख्य व्यवसाय होगा कृषि। ठीक है, कृषि के ऊपर जो पॉपुलेशन है वहां डिपेंडेंट होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर नगर स्थापित नहीं होंगे, नगर भी होंगे, व्यापार हो रहा होगा। और अगर कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कृषि के साइड में रखकर, तो वह हाथ से बनाए जा रहे हैं मुख्य रूप से। तो इससे क्या समझा रहा है कि इंडस्ट्रीज है बट दे आर कॉटेज इंडस्ट्रीज। हाथ से बनाने वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि के ऊपर आधारित है। अब हम सोचते हैं कि यार जो पुराने समय में लोग रह रहे थे तो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो भाग क्यों नहीं जाते थे? ठीक है, किसी का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, जेंडर के आधार पर हो रहा है, वो भाग क्यों नहीं जाते थे? तो आप मुझे ये बताइए कि भाग के जाएंगे कहाँ? क्योंकि दूसरी जगह पे जाएंगे तो दूसरी जगह में भी तो वैसा ही सिस्टम पाया जा रहा है। वहां पे जाके राजा तो बन नहीं जाएंगे, जब ब्राह्मण तो बन नहीं जाएंगे। सो कुल मिला के वो जो समाज था वह कृषि के ऊपर आधारित था एंड उसमें सत्ता के केंद्र में राजा था, उसके नीचे उसके जमींदार थे। जमींदार जमीनों के मालिक थे और कहा गया था कि आपको काम करवाना है किसानों से। जमींदार जमीन के मालिक थे, किसान उस पे काम करते थे, जिनको टेनेंट कहते हैं। या तो उनको उसके बदले में कुछ फसल दे दी जाती थी, या तो उनको खाना दे दिया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। वो जमीन के मालिक नहीं थे। जमीन के मालिक कौन थे? जमींदार थे। राजा ने बोला था कि आप जमींदार हैं, आप मुझे टैक्स देंगे। अब राजा और जो जमींदार हैं वह कहां से आएंगे? क्षत्रिय वर्ण से आएंगे, क्षत्रिय जाति से आएंगे, राजपूत जाति से आएंगे। और उसी के साथ जो प्रशासन में काम करने वाले लोग थे वह ब्राह्मण होंगे, पंडित पुरोहित होंगे, ब्राह्मण होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, ब्राह्मण होंगे। व्यापारी क्या करेंगे कि जो फसल इधर उधर बेचनी है वो काम कौन करेगा? वैश्य करेंगे। शूद्र क्या करेंगे? एक ही ऑप्शन है, खेतों में काम करेंगे। क्षत्रियों के पशु वगैरह चराएंगे, या उनके घर के काम करेंगे, कपड़े धोएंगे, इस तरीके के काम शूद्र करेंगे। और एक पांचवा जो वर्ण है जिसको इससे बाहर रखा गया है उसके बारे में बताया था दलित। उनको बोला है कि आपको गांव से बाहर रहना है। तो ये थी पारंपरिक समाज। ये हर जगह ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि हिमाचल का एक कोना ऐसा था जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसी ही व्यवस्था थी, लगभग मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में ऐसी ही व्यवस्था। जैसे बिहार में चले जाए, यूपी में चले जाओ, हर जगह यही व्यवस्था। क्योंकि समाज मुख्य रूप से आधारित किसके ऊपर था? कृषि के ऊपर आधारित। कृषि ही तो करनी है अल्टीमेटली। और एक शूद्र भाग नहीं सकता है, उसको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से भागूंगा तो दूसरी जगह पे भी तो मुझे यही काम करना पड़ेगा। वहां पे जाके मुझे ब्राह्मण का दर्जा नहीं दिया जाएगा, या क्षत्रिय का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये उसकी मजबूरी थी वहां पे काम करने की। और ये जो व्यवस्था थी ये स्टैग्नेंट हो जाती है। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी व्यक्ति दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। एक शूद्र वैश्य नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये स्टेटस को बन गया था। एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जो एज इट इज ही रहेगी। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, राजपूत का बेटा राजपूत कहलाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा। देयर वाज नो एनी ऑप्शन। तो फिर शूद्रों के बच्चों ने भी मान लिया कि हमारे माता पिता ने अगर इस तरीके के काम किए तो हम भी यही करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पारंपरिक समाज। आधुनिक समाज होगा जहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी, उद्योग लगेंगे, और समाज का अधिकतर जो वर्ग है, अधिकतर जो लोग हैं, वह अपना पैसा कहां से कमा रहे हैं? अपनी दिहाड़ी कहां से कमा रहे हैं? इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। अब समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर होगा वो भी थोड़ा सा चेंज होगा आधुनिक समाज में। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कम फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में प्रवेश की प्रक्रिया को बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन, कि आप पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आधुनिकीकरण चलता है ये कब चलता है? जैसे ही अंग्रेज आते हैं। कैसे चलता है? क्योंकि अंग्रेज बोलते हैं हमने व्यापार करना है, और व्यापार करने के लिए उन्होंने शुरू में ये नहीं बोला कि हम यहाँ पर उद्योग स्थापित करेंगे। उन्होंने बोला कि जो सामान आएगा वह इंग्लैंड से आएगा, हम सिर्फ बेचेंगे कि हमने उद्योग स्थापित कर लिए हैं इंग्लैंड में। तो सबसे पहले जो उद्योगीकरण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, फिर यूरोप के बाकी देशों में हुआ। इससे पहले इंग्लैंड और यूरोप के बाकी देश भी क्या थे? कृषि के ऊपर ही आधारित। पर उनका आधुनिकीकरण शुरू हो गया था, इसलिए वहां के जो पूंजीपति थे उन्होंने बोला कि अपने फायदे को सिर्फ इस कॉन्टिनेंट या इस देश तक ही सीमित क्यों रखा जाए। पर शुरू का जो अंग्रेजों का मकसद था इंडिया में आने का, वो
उनको इंडिया का जो सदर्न स्टेट थी वहां पर जो स्पाइसेस थे, मिर्चें थी, मसाले थे, वो काफी उनको पसंद थे। बाद में उन्होंने अपने उद्योग स्थापित कर लिए, तो फिर इंडिया में उनका मकसद पहले चीजों को आयात करने का था, अब निर्यात करने का था। इंडिया में जो कपड़ा बनाया जा रहा था वो हाथों से बनाया जा रहा था। अंग्रेजों ने बोला कि हमने मशीनें ले आए हैं, हम मशीनों से कपड़ा बना के बेच रहे हैं। क्योंकि हम मशीनों से बना रहे हैं, थोड़ा कम टाइम लगता है, हमें इंडिया से कॉटन की जरूरत पड़ेगी, रॉ कॉटन की, कच्ची कॉटन की जरूरत पड़ेगी, जिसके बदले में हम आपको कपड़ा बना के देंगे। तो कच्ची कॉटन ली और इंडिया में कपड़े बनाना बेचना शुरू कर दिए उन्होंने। और धीरे धीरे जो अंग्रेजों का मकसद था वह और ज्यादा बढ़ता जाता है। और अंग्रेज ही क्यों, बाकी यूरोप के देश भी प्रयास कर रहे थे कि हम इंडिया के अंदर स्थापित हो जाएं, है ना। शुरू में किससे प्रभावित होकर आए थे? मसालों से प्रभावित होकर आए थे, मिर्चों से प्रभावित होकर आए थे कि इंडिया में ये वाली जो प्रोडक्ट्स थे वो उनको काफी पसंद। और इसमें केवल अंग्रेज ही इससे प्रभावित नहीं थे, बल्कि आपने पुर्तगालियों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो यूरोपियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसने एंटर किया है, दैट इज वास्को डी गामा। 1498 में आया था ना वो। तो पुर्तगीज पहले प्रयास कर रहे थे, फ्रेंच के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, डेन्स के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। तो अंग्रेजों की विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नवल पावर जो है, उनकी जो सैनिक शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है, तो वो इंडिया के अंदर स्थापित हो जाती। बाकी यूरोपियन पावर्स भी स्थापित होने का प्रयास कर रही थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, पर अंग्रेज इसमें कामयाब हो जाते हैं। अब वो इंडिया में धीरे धीरे अपना रूल स्थापित करना शुरू करते हैं। पहले राजाओं को बोला कि हमारा मकसद तो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करना है। धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, अब उनके व्यापार के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो क्यों ना यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को भी कब्जे में लिया जाए। तो राजनीतिक व्यवस्था को कब्जे की होड़ में ही आप प्लासी की लड़ाई के बारे में सुनते हैं। कब हुई थी? 1757 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इलाहाबाद में कोई एग्रीमेंट हुआ था 1765 में। फिर कुछ एक्ट उनके द्वारा लाए जाते हैं। 1771 में एक एक्ट लाया जाता है, 1784 में लाया जाता है, 1792 में लाया जाता है, 1813 में लाया जाता है, 1833 में लाया जाता है। देयर वर मल्टीपल एक्ट्स। तो धीरे धीरे वह राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सभी हिस्सों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा एकदम से कब्जा कर लिया गया। धीरे धीरे पहले एक किसी प्रोविंस को जीता होगा, फिर किसी दूसरी छोटी सी रियासत को हरा के, इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा एक लंबे समय, एक टाइम लगा उनको। कम से कम आप ये मान के चल सकते हैं कि उनको इस्टेब्लिश होने में ही कम से कम 100-150 साल लगा है। फिर 1857 के विद्रोह के बारे में भी आप सुनते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा ये सोचा गया कि हमने व्यापार करना है, उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आ रही हैं, विच वर पॉलिटिकल, तो उन्होंने कब्जे करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद उनको लगा कि अगर हमें व्यापार करना है तो हमें यहाँ पर कुछ, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को कब्जे में ले लिया गया है, तो अब हमें अपने व्यापार की कन्वीनियंस के लिए कुछ यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चलाने पड़ेंगे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चलाने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? संचार, कि हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए 1857 का विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को लगा कि 1857 का यदि विद्रोह हुआ है और यदि एक कोने से विद्रोह की आवाज उठती है, कहीं ये दूसरे कोने में भी जल्दी से ना पहुंच जाए, इसलिए हम कम्युनिकेशन, संचार के साधन बनाएंगे कि यहाँ पर विद्रोह उठ गया है, तो जल्दी से आप अपनी सेनाओं को, जहां पर विद्रोह नहीं हो रहा है वहां से सेनाएं भेजें। तो कम्युनिकेशन बनाने का मकसद क्या था? यही मकसद था। एक मकसद यह था कि कोई भी विद्रोह भारत के अंदर उठता है उसको दबाना, और दूसरा मकसद था यदि व्यापार करना है तो हम कम्युनिकेट कर पाए। तो उसी के कारण टेलीग्राफ के बारे में आपने सुना होगा। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई, सड़कें बनाना शुरू करी गई, रेलवे बनाना शुरू किए गए। हिमाचल के अंदर 2 रेल लाइन्स हैं, नैरो गेज जिसको आप बोलते, पठानकोट टू जोगिंद्रनगर एंड शिमला टू कालका, नैरो गेज जिसको हम बोलते हैं, छोटी ट्रेनें जो चलती। ये किसकी देन है? अंग्रेजों की ही तो देन है। इसके अलावा ब्रॉड गेज, जो इंडिया के अंदर जो रेलवे के जो इतने बड़े जाल बिछ गए हैं, ये किसके द्वारा बिछाए गए थे? शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा करी गई थी। अब ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी मॉडर्नाइजेशन के साथ ही आते हैं। कैसे आते हैं? अच्छा, मेरे को एक सिंपल चीज ये बताओ कि अगर कोई उद्योग आपने स्थापित कर लिया है, वहां पर अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा या नहीं लगेगा? कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, लगेगा ना। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देयर शुड बी कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर रोड ही नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेगा सामान? रेलवे नहीं होंगे तो कैसे पहुंचे? सामान बन गया, उसको बेचना भी तो है, उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? रोड्स की जरूरत पड़ेगी, रेलवे की जरूरत पड़ेगी। तो विद मॉडर्नाइजेशन, जब हम आर्थिक रूप से आधुनिकीकरण करते हैं, तो उसी के साथ वहां पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। अब उन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं या मैनेजर हैं, उनके बच्चे भी तो होंगे, क्योंकि मजदूर और मैनेजर ऐसा थोड़ी ना होगा कि रोज ही घर पे जा रहे हैं। तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उसके नियर बाई हॉस्पिटल भी बन जाएंगे, स्कूल भी बन जाएंगे, रोड भी बन गए हैं, रेलवे भी बन गए हैं। अब
जैसे ये रेलवे स्थापित होते हैं, रोड्स बनना शुरू होते हैं, तो ये जो ट्रेन थी, दो प्रकार की रेलगाड़ियां चलती थी, एक मालगाड़ी और दूसरी पैसेंजर जो यात्रियों को ढोती थी। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन थी ये हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में घूमना शुरू करती है, जिसके कारण विभिन्न जातियों के लोग इन ट्रेन के ऊपर बैठ के जाना शुरू करते हैं। अब पहले तो एक शूद्र का स्पर्श भी बुरा माना जाता था, परंतु जब भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से किसी के द्वारा ट्रेन पकड़ी गई है तो कौन जाने कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ट्रेन पकड़ी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सुन रहे होंगे कि कुछ ट्रेन जो है वो इंडिया के अंदर ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल बहुत सारे पैसेंजर जगह जगह पे फंसे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में इतना रश है, उसमें कोई किसी को पूछ रहा है कि तू ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई नहीं पूछ रहा, दलित है। तो लाइक वाइज आप कह सकते हैं कि जैसे ही उन अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर अपने रूल को स्थापित किया गया, भारत के अंदर आधुनिकीकरण आता है, तो यहाँ पर जो ट्रेन चलती है उसके कारण ये जो जाति का फैक्टर था इसको थोड़ा सा चैलेंज ड्यू टू दिस सिस्टमैटिक चेंज के कारण मिला है। एक व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है तो इसको थोड़ा सा चैलेंज मिलता है। तो थोड़ा सा फैक्टर समझ रहे हैं ना कि मुगल आए, मुगल भी कोशिश नहीं कर पाए, बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट भी हुए, जाति व्यवस्था फिर भी लोगों के दिमाग से नहीं जा रही थी, मजबूरी के कारण जाना शुरू हुई है।